हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 अगस्त और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, अगर आपको चाहिए होगा ना तो ये लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा? पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर मान लीजिए गलती से आपको मिल नहीं पाता है तो आप दूसरे वीडियो में सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहाँ से प्राप्त हो जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। क्लियर है? तो वहाँ पे सारे जो है इसका पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ सारे शेयर कर दिए जाते हैं। और चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला ये देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ के लिए रखा प्रस्ताव, खाद्य ऊर्जा संकट से एकजुट होकर निपटे। देखिए, पीटी एग्जाम होगा ना, उसमें पूछा जाएगा ग्लोबल साउथ के बारे में। ठीक, देखिए ग्लोबल साउथ क्या है, ये आप अर्थ देख रहे हो ना, ये इक्वेटर है। तो इधर वाला जो कंट्री है ना, जो साउथ वाला जो कंट्री ना, वो अभी तक कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, या तो डेवलपिंग है या डेवलप के राह पे है। क्लियर है? उसी का एक समूह है ग्लोबल साउथ। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो इक्वेटर का इधर वाला सारा कंट्री जो इसमें शामिल है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल नहीं है इस ग्रुप में। ठीक है, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है उसका ग्रुप है। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ उसी को यहाँ पे रेखांकित करता है। क्लियर है? ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देख लीजिए, यहाँ पे अभी जो इसका सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, तीसरा जो है सम्मेलन हो रहा है, थर्ड, और वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट इसका नाम रखा गया है, वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट। ठीक है, ग्लोबल समिट नाम रखा गया है। और इसके अध्यक्ष कौन करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी। भारत कर रहा है इसका अध्यक्ष कौन करेगा? भारत कर रहा है। तो 3 हो गया प्रीलिम फैक्ट क्लियर। अब देख लीजिए मेंस में कैसे पूछता है। मेंस में आपसे पूछेगा तो फ्लो चार्ट बनाना है आपको, और यहाँ पर दिखाना है कि ग्लोबल साउथ के सामने क्या क्या जो है चुनौती है, चैलेंजेस है। तो ऊर्जा संकट बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ठीक है, और खाद्य संकट मतलब फूड क्राइसिस, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आतंकवाद बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, आगे और डिटेल में देखेंगे हम लोग, लेकिन उग्रवाद, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटली विभाजन, डिजिटली जो डिवाइड है वो, टेक्नोलॉजी, ये तमाम चैलेंजेस है ग्रुप ऑफ यहाँ पे ग्लोबल साउथ का। ठीक है, 2 फैक्ट हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर देख रहे BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये किसका प्रोग्राम है? ये है चाइना का प्रोग्राम है, चाइना का। ठीक है, तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में बात किया गया है कि कैसे जो है यहाँ पे चाइना जो अंडर डेवलप कंट्री है उसको जो है महंगे कर्ज में फंसाकर, ठीक है, महंगे लोन में फंसाकर देशों का जो वित्तीय जो ढांचा है उसको कैसे बर्बाद कर रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, तो BRI से क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रोग्राम है किसका? चाइना का प्रोग्राम है, और भारत का ये नेबरिंग कंट्री है चाइना। क्लियर है? चलिए यहाँ तक ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे नहीं है, आगे देखेंगे। एक और टॉपिक हम लोग लिए हैं जहाँ पे ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र सरकार जो है ना करेगी विलंबित प्रवेश प्रक्रिया में। अब जैसे कि अभी क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, तो उसमें ऑल इंडिया जो सर्विसेज एग्जाम है, ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सा आता है? इसमें आता है IAS आता है, IPS आता है, और IFS फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, IFS फॉरेस्ट वाला 1 वाला। ठीक है, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, और इसी के माध्यम से जो भी सुप्रीम जो पोस्ट होता है प्रशासनिक जो इकाई का, इसी से यहाँ पे क्या होता है? नियुक्ति होता है। लेकिन अब यहाँ पे लेटरल एंट्री का प्रोविजन देखने को मिल रहा है। लेटरल एंट्री का मतलब क्या हो गया? लेटरल एंट्री का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो है योग्यता होगा उन्हीं को यहाँ पे एंट्री किया जाएगा। क्लियर है? तो विपक्ष यहाँ पे आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे जो आरक्षण का प्रावधान है, क्या इसमें है? क्या यहाँ पे ST को, SC को, या OBC को, या EWS को क्या यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा? तो इसको लेकर यहाँ पे विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि क्या यहाँ पे उनके लिए प्रोविजन है? जो हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, हमारे संविधान में जो है प्रशासनिक जो ढांचा में अवसर की समानता के बारे में जो बात करता है, क्या इस तरह के प्रोविजन लेटरल एंट्री में दिए गए हैं? तो ये जो है मेंस का टॉपिक बनेगा आपसे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इनका आर्टिकल आता है हर संडे को आता है, और ये जो है पी चिदम्बरम है, और ये कांग्रेस के बहुत ही जो है जोरदार नेता हैं, ये लीडर है वो, और अपनी बातों को बहुत ही शालीनता के साथ रखते हैं। ठीक है, चलिए इनका आर्टिकल में जब मैंने पढ़ा ना, तो यहाँ पे जो है जो कौन सा रिपोर्ट आया हुआ है अभी, हिंडनबर्ग, उसी के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन उससे एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए राउंड ट्रिपिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड, राउंड ट्रिपिंग हो गया, ओवर इनवाइसिंग हो गया, ये दोनों शब्द याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि खबरों में रहा राउंड ट्रिपिंग या ओवर इनवाइसिंग किससे जुड़ा हुआ है?
तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब भी काला धन होता है ना, उसको वाइट करने का एक प्रोसेस है ये, ओवर इनवाइसिंग और ऑन ट्रिपिंग। आपको पता है ना, काला धन अगर मार्केट में रहता है, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था में रहेगा, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। क्यों? क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, तो सरकार डेवलपमेंट वाला कार्य कैसे करेगा? क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट का कार्य करना होता है, ठीक है। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, इनके लिए फंडिंग चाहिए होता है ना। अब ब्लैक मनी अगर मार्केट अब हमारी इकोनॉमी में रहेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ऐसे ही कि रॉन्ग ट्रिपिंग और ओवर इनवाइस जो शब्द खबरों में रहा, ये चर्चा में रहा, ठीक है, आए दिन ये न्यूज में रहता है, तो इस किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक कमेटी इसमें देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे जो प्रीलिम के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वही डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस वीडियो में नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, जो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको। क्योंकि कभी कभी समय के व्यवस्था के कारण जो है ना, ये चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक। चलिए, तो न्यायमूर्ति सप्रे समिति जो है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई होता है। एफपीआई, देखिए एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये शेयर और मार्केट, शेयर जो है ना, शेयर हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है पी नोट्स के माध्यम से, ठीक। और एफडीआई क्या होता है? जो मान लीजिए कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, उसका यहाँ पे ब्रांच खोलना है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, भारतीय कंपनियों में करना है, ठीक है, तो उसको एफडीआई बोलते हैं। क्लियर है? दो फैक्ट हो गए यहाँ पे। तीसरा और देख लीजिए यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से भी पिछले बार क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी में कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है, अभी तक लगा नहीं है भारत में, आना कभी लगेगा। आर्टिकल 360 आप इसको याद रखिएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है ना, वो हमारे आर्टिकल 360 में यहाँ पे रेखांकित किया गया है। क्लियर है? तो 360 में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि मान लीजिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया, ठीक, तो यहाँ पे जो सैलरी वगैरह होता है ना, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ के, हमारे जो प्रधान राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति जी को छोड़ के बाकी जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी हायर पोस्ट में, सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, सारे के सैलरी कट होंगे, ठीक है। ये फैक्ट को आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर सेबी याद रखिए, सेबी कब बना था? 1992 में बना था। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिल्कुल नहीं है, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। और ये स्टॉक मार्केट जो हमारा जो शेयर मार्केट है, उसको कंट्रोल करती है सेबी। हो गया। शॉर्ट सेलर और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं, न्यूज में रह रहा है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आ जाइए, ये मेंस में आपको काफी काम आएगा, ये जो तवलीन सिंह है, इनका आर्टिकल आता है, और ये आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, इससे आपको सही और गलत का फर्क समझ में आएगा। किसी मुद्दे पे आप क्रिटिसाइज कैसे करेंगे, किसी मुद्दे पे आप पक्ष में बात कैसे करेंगे, ये सब चीज आपको कहां से मिलेगा? ये एडिटोरियल पेज पढ़ने से मिलेगा, ठीक है। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा ना, तो यहाँ पे जो वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की, जिसको एनडीए बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एनडीए, तो इन्होंने वही गलती कर रहे हैं जो कांग्रेस ने पिछले अपने कार्यकाल में किया था, ठीक है। इनका जो बढ़ा चढ़ाकर ये पेश किया जाना कि यहाँ पे गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है, यहाँ पे हेल्थ पे, शिक्षा पे काम किया गया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अभी भी आप एजुकेशन को आप देखोगे ना, तो सरकारी जो स्कूल है ना, वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो अशिक्षित हैं। अगर आप वहाँ पे क्लास 10 का, क्लास 9 के बच्चों को बोलोगे ना, क्लास 4 का, आप 5 का बुक को रीडिंग डाल के दिखाइए, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, इंग्लिश की बुक को रीडिंग डालिए, ठीक है, इस वर्ड का मतलब बताइए, वो लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब बच्चों की गलती नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है सरकारी स्कूल में, अगर आप बात करें तो, ठीक है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ब्लैक बोर्ड वगैरह, ठीक है, टीचर तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, टीचरों की संख्या भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही वहाँ पर नहीं देखा जाता है। टीचर लोग आते हैं, समय को पास करते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चे का अगर आप देखोगे सरकारी स्कूल का, तो कुछ ही स्कूल जो ऐसे हैं जो बेहतर कार्य कर रहे हैं सरकारी स्कूल, लेकिन अधिकतर अगर आप देखोगे ना गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, वो इसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है, ठीक है। वहाँ से जो भी बच्चे पढ़ के निकलेंगे ना, तो वो उनमें स्किल नहीं होता है, ठीक है, उन पे सीखने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, वो लोग जो समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। क्लियर है? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर वर्तमान गवर्नमेंट कहती है कि हमने शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आप सरकारी स्कूल की स्थिति देख लीजिए आप, ठीक है, वहाँ की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। फिर आ जाइए उज्ज्वला योजना के बारे में। यहाँ पे सरकार बोलती है कि हमने जो गरीबों को मुफ्त में दिया है सिलेंडर, ठीक है, गैस दिया है फ्री में, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आप जिनको मुफ्त में दिया है ना, वो दोबारा सिलेंडर खरीदने के सक्षम नहीं है, तो ऐसे में वो सर्वाइव कैसे करेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये पूरा आर्टिकल में आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है,
और ये बहुत ही सकारात्मक क्रिटिसाइज किया गया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहा गया है यहाँ पे। तो आप किसी भी पार्टी के समर्थन करते हो, लेकिन यहाँ पे जो सच्चाई है उसको उबारना जो है यहाँ पे पत्रकारिता का दायित्व होता है। क्लियर है? चलिए 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। पीटी के लिहाज से 2047 तक भारत को डेवलप बनना है, ये एक लक्ष्य है। दूसरा क्या है? उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना बहुत बार बार आ रहा है, तो उज्ज्वला योजना जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, गरीबों को मुफ्त में सिलेंडर दिया जा रहा है। क्लियर है? ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग वायुसेना और थल सेना का 15,000 फुट पर ऊंचाई पर पैरा ड्रॉप अभियान। ठीक है, यहाँ पे चला गया। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट भीष्म, ये क्या है? तो यहाँ पे जो है ना स्वदेशी रूप से यहाँ पे ऐसा इक्विपमेंट बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट भीष्म के तहत, जो कि आपदा के समय जो भी डिजास्टर होता है उस समय लोगों को हेल्प किया जाए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट भीष्म याद रखिएगा। और यहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाएगा जो आपदा के समय या इमरजेंसी के समय काम आएगा। और ये किस मिनिस्ट्री का है? तो रक्षा मंत्रालय का है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। फिर आ जाइए पोलैंड। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछने का टारगेट करेगा, पूछने की पूरी संभावना मुझे कि भारत ने अभी किसे अंजीर का जो पेय पदार्थ है इसको अभी यहाँ पे क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। तो ये पोलैंड को किया है। पोलैंड जो है यूरोपियन कंट्री है, पोलैंड याद रखेंगे आप इसको। फिर आ जाइए यहाँ पे कच्चे तेल को लेकर। देखिए कच्चे तेल अगर वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, विश्व पे बात करें, तो कच्चे तेल का सबसे ज्यादा इंपोर्टर कौन है? वो है चाइना। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। एक होता है विंडफॉल टैक्स, ये बहुत बार न्यूज में आता है, कभी कभी देखने को मिलता है। तो देखिए मान लीजिए जितने भी वर्तमान में डीजल वाले, पेट्रोल वाले और जैव ईंधन वाली जो कंपनियां हैं, उनको अचानक से प्रॉफिट होने लगता है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में बदलाव का दौर होता है ना, जो सुधार होते हैं, रिफॉर्म होता है, ठीक है, तो इससे जो इन कंपनियों को जो फायदा होता है ना, लाभ होता है, तो उस पर जो है एक विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? यही टैक्स है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना ही है। और इसको 2022 से लगाया गया है, 2022 से, जुलाई 2022 से। इस बार जो है मुझे लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए यहां से तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पैक क्या है? ठीक है, प्राक्कलन क्या है? पैक हो गया, प्राक्कलन हो गया, सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है, ये तीनों कंपनी ना संसदीय समिति है, ये याद रखिएगा। पैक अभी यहाँ पे न्यूज में आ गया है। पैक जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये वही कमेटी है जो कि कैगे का जो रिपोर्ट होता है ना उसकी जांच करती है। इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा का। जितना भी फैक्ट अभी हम लोग बात करेंगे ना 5 मिनट इस टॉपिक पे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग छोड़िएगा नहीं इसको। तो पैक के इस बार अध्यक्ष कौन है? वेणुगोपाल। और ये जो अपोजिशन लीडर होते हैं ना, अपोजिशन जो पार्टी होते हैं ना, उसके नेता को यहाँ पे बनाया जाता है पैक के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे तो अभी और यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक उपक्रम जो समिति है ना, संसदीय समिति, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं वैजयंत पांडा। नाम याद रखिएगा, इसे पूछा जा सकता है। और इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आ जाइए, हमारी ये एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट हो रहा है ना, तो उसमें जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, IMF हो गया और UNO हो गया, इसमें रिफॉर्म चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये वर्तमान सिनेरियो के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है। वर्तमान में आप देख रहे हो इजराइल हमास में जो युद्ध चल रहा है, फिर रसिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, क्या उसके सॉल्यूशन के लिए ये लोग काम कर रहा है? अगर ये लोग काम कर रहा है तो इतने दिनों से क्यों चल रहा है? ठीक है, तो इस पे सवाल खड़ा करना भारत का काम है। भारत ने इन पे बोला कि सुधार कीजिए इसको, नहीं तो ये जो है विलुप्त हो जाएगा ये सब संस्थाएं। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इसके पीछे कारण क्या बताया गया है कि ये सब जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो पोलराइजेशन का शिकार हो जा रहा है। मतलब इसमें 2 गुटों में बट गया है। एक जो है रशिया का सपोर्ट कर दे रहा है, एक जो यूक्रेन का सपोर्ट कर दे रहा है। तो ऐसे में फिर सोल्यूशन निकलेगा कहां से? ये तो लंबा चलता रहेगा ना। चलिए, और ये था ये अंतिम वाला, आप देख लीजिए इसको। सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने कब क्या बोला था। ठीक है, ये रॉबर्ट बेंस का है, और ये जो कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये PDF को हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, बहुत लोग फीडबैक देते हैं और बहुत लोग जो है वीडियो देख के स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का फीडबैक ही जो है हमें आगे जो काम करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।